स्वागत है। आज हमारे पास एक ऐसी किताब की आइडियाज हैं जो शायद आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर दें। हाँ, थोड़ी असहज करने वाली बातें इसमें। बिल्कुल। किताब का नाम है 101 essays that will change the way you think और इसे लिखा है ब्रायना वीस्ट ने। इसका जो मूल आइडिया है वो बहुत सीधा सा है। कि हमारी असलियत हमारे विचारों से बनती है। हाँ, बिल्कुल वही। और इसकी शुरुआत लेखक युवाल नोआ हरारी की किताब सेपियंस के एक जिक्र से करते हैं। अच्छा। याद है उसमें बताया गया था कि हम मतलब होमो सेपियंस दूसरी इंसानी प्रजातियों से आगे क्यों निकल गए। क्योंकि हमारे दिमाग में एक प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है। हाँ, जो हमें कल्पना करने, कहानियां बनाने और उन पर विश्वास करने की ताकत देता है। एग्जैक्टली। और शायद यही आज की हमारी पूरी बातचीत का केंद्र है। वो कल्पना, वो कहानियां जो हम सब खुद को सुनाते हैं। पहले वो कहानी बदलनी होगी जो आप अपने दिमाग में चला रहे हैं। ये उन मनोवैज्ञानिक दीवारों की बात करते हैं जो हमें अनजाने में रोके रखती हैं। बिल्कुल। तो आज हमारी पड़ताल का मिशन है उन आम धारणाओं की परतें उधेड़ना जो हमें वो जिंदगी जीने से रोकती हैं जो हम शायद सच में जीना चाहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो इस किताब में जो सबसे पहली बात जिसने मुझे चौंका दिया वो ये थी कि हमारा दिमाग ये अंदाजा लगाने में पूरी तरह नाकाम है कि हमें असल में खुशी किस चीज से मिलेगी। अच्छा। हमें तो लगता है कि हमें पता है। हमें लगता है, पर लेखक का कहना है कि हम सिर्फ वही चीजें चुन सकते हैं जिन्हें हम पहले अनुभव कर चुके हैं। मतलब जब हम भविष्य के लिए कोई सपना देखते हैं तो हम असल में अपने अतीत का ही कोई आरामदायक हिस्सा दोबारा जीने की कोशिश कर रहे होते हैं। हाँ, मनोविज्ञान में इसे प्रोजेक्शन बायस कहते हैं। मतलब हम अपने भविष्य को अपने अतीत के चश्मे से देखते हैं। सही। हम सोचते हैं कि जो चीज पहले सुकून देती थी वही आगे भी देगी, भले ही हम एक इंसान के तौर पर कितना भी बदल चुके हों। निबंध में इसके लिए एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया गया है, परिचित असुविधा। फेमिलियर डिस्कम्फर्ट। हाँ, हम जानबूझकर एक ऐसी नौकरी और रिश्ते में फंसे रहते हैं जो हमें दुखी कर रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दुख जाना पहचाना है। और एक नई चीज का डर जो अनजान है। वो डर हमें उसी पुराने दुख से चिपके रहने पर मजबूर कर देता है। ये तो बिल्कुल सच है। हम सब ने ये महसूस किया है। और इसी से जुड़ी एक और आदत है हमारी, कौन सी? कि हम अपने जीवन के किसी एक पल को देखकर पूरी जिंदगी का स्कोर कार्ड बना लेते हैं। हाँ। हम लगातार खुद से पूछते हैं, क्या मैं अभी खुश हूं? क्या मैं सफल हो गई हूं? जैसे जिंदगी कोई मंजिल हो जहां पहुंचना है। और इसे कहते हैं अराइवल फैलेसी। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि सफलता कोई डेस्टिनेशन है। हम सबने ये महसूस किया है ना, कि बस ये प्रमोशन मिल जाए या वो कार खरीद लूं तो जिंदगी सेट हो जाएगी। हाँ, और फिर जब वो चीज मिल जाती है तो खुशी एक दो दिन रहती है, और फिर दिमाग अगली चीज के पीछे भागने लगता है। सही। निबंध यही कहता है कि लक्ष्यों को पूरा करना सफलता नहीं है, इस प्रक्रिया में आप कितना सीखते और विकसित होते हैं वो सफलता है। मतलब हम मंजिल के नशे में सफर का मजा लेना ही भूल जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन इस सफर में डर और दर्द भी तो बहुत होता है। आमतौर पर हम इन्हें बुरे संकेत मानते हैं कि शायद हम गलत रास्ते पर हैं। पर यह किताब तो इस सोच को पूरी तरह पलट देती है। हाँ, ये बहुत जरूरी फर्क है जो ये किताब बताती है। लेखक का तर्क है कि डर लगना स्वाभाविक है, खासकर जब आप कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो जो आपके लिए मायने रखता हो। निबंध में तो एक सीधी सी इक्वेशन दी गई है, डर इज इक्वल्स टू रुचि, फियर इक्वल्स इंटरेस्ट। डर इज इक्वल्स टू रुचि। हाँ, अगर आपको किसी चीज से डर नहीं लग रहा तो शायद आप उसकी परवाह ही नहीं करते। सोच कर देखिए, जिस प्रेजेंटेशन की कोई परवाह नहीं उसके पहले कोई डर नहीं लगता। सही बात है। लेकिन जिस मौके से जिंदगी बदल सकती है उससे पहले डर जरूर लगता है। डर का मतलब है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको कमजोर महसूस कराता है, क्योंकि आप उसके नतीजे से जुड़े हुए हैं। तो डर अच्छा है। डर एक कंपस की तरह है जो बता रहा है कि आप सही दिशा में हैं। उदासीनता यानी एपथी गलत रास्ते का संकेत है, डर नहीं। वाह, डर रुचि, ये तो सोचने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। अच्छा, तो अगर हमारे लक्ष्य हमें वैसी खुशी नहीं देते जैसा हम सोचते हैं और डर असल में एक अच्छा संकेत है, तो फिर ये खुशी है क्या? इस पर भी किताब में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है। बताइए। निबंध में लेखक एरिक ग्रेटेंस के बताए 3 तरह की खुशी का जिक्र है। पहली है आनंद की खुशी, मतलब सेंसरी प्लेजर, जैसे अच्छा खाना, संगीत सुनना। दूसरी है कृपा की खुशी, यानी ग्रैटिट्यूड, जो चीजें हमारे पास हैं उनके लिए शुक्रगुजार होना। और तीसरी
तीसरी है उत्कृष्टता की खुशी। मतलब किसी महान चीज को पाने की कोशिश में जो खुशी मिलती है, अपने हुनर को निखारना, कुछ बनाना। और किताब में इनकी तुलना प्राइमरी रंगों से की गई है, लाल, नीला और पीला। बिल्कुल। और जैसे आप बहुत सारा लाल रंग मिलाकर कभी नीला नहीं बना सकते, वैसे ही आप एक तरह की खुशी से दूसरे की कमी पूरी नहीं कर सकते। अच्छा। और अक्सर यही होता है जब लोग अपनी जिंदगी में उत्कृष्टता की खुशी का पीछा नहीं कर रहे होते, मतलब कुछ सार्थक नहीं कर रहे होते, तो वो उसकी कमी आनंद की खुशी से पूरी करने की कोशिश करते हैं। जैसे ज्यादा शराब पीना या ज्यादा शॉपिंग करना। हाँ, निबंध साफ कहता है, बहुत सारा लाल कभी नीला नहीं बना सकता। एक भरपूर जिंदगी के लिए तीनों रंगों का संतुलन चाहिए। और जब हम ये संतुलन पाने की कोशिश करते हैं तो एक और अजीब सी चीज होती है। किताब में एक कॉन्सेप्ट है खुशी की ऊपरी सीमा। अपर लिमिट। हाँ, ये पढ़कर तो मैं हैरान रह गई। मतलब ये कि हम सबके अंदर अच्छा महसूस करने की एक लिमिट होती है, और जैसे ही हम उससे ज्यादा खुश या सफल होने लगते हैं, हम अनजाने में कुछ ऐसा कर देते हैं कि वापस अपने पुराने कंफर्ट जोन में लौट आएं। ये अपर लिमिट का कॉन्सेप्ट एक थर्मोस्टेट की तरह है। मान लीजिए आपने अपना खुशी का थर्मोस्टेट 25 डिग्री पे सेट कर रखा है, क्योंकि बचपन से आपको उतनी ही खुशी और सफलता देखने की आदत है। अब जैसे ही जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा होता है और आपका खुशी का तापमान 28-29 डिग्री पहुंचता है, आपका अंदरूनी सिस्टम घबरा जाता है। उसे लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ, और फिर वो खुद को वापस 25 डिग्री पर लाने के लिए कुछ ना कुछ तोड़-फोड़ कर देता है। जैसे किसी से बेवजह झगड़ा कर लेना या कोई जरूरी काम बिगाड़ देना। ये सब आत्म तोड़फोड़, सेल्फ सैबोटाज के तरीके हैं। पर ऐसा होता क्यों है? क्या हमें खुश रहना पसंद नहीं? पसंद है, लेकिन एक सीमा तक। निबंध के अनुसार कई बार हमें डर लगता है कि अगर हम ज्यादा सफल हो गए तो हमारे दोस्त या परिवार वाले हमसे जलने लगेंगे या हमें छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा, तो ये दूसरों की वजह से होता है। हाँ, इसे लाइकेबिलिटी लिमिट भी कह सकते हैं। हम प्यार और स्वीकृति पाने के लिए सफल होना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना दूसरों को हमसे खतरा महसूस ना हो। जैसे ही हम उस रेखा को पार करते हैं, हम खुद ही अपने पैर पीछे खींच लेते हैं। तो हम अपनी ही बनाई हुई जेल में बंद हैं। इससे बाहर कैसे निकलें? किताब इसका एक बहुत ही अजीब सा जवाब देती है जो सुनने में उल्टा लगता है। एक कठोर दिनचर्या, एक रूटीन। हाँ, ये क्रिएटिविटी और फ्रीडम के खिलाफ नहीं लगता? लगता तो है, पर इसके पीछे का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। यहाँ मुद्दा ये नहीं है कि आपकी दिनचर्या क्या है, मुद्दा ये है कि आपका अवचेतन मन कितना सुरक्षित महसूस करता है। जब आप रोज एक ही समय पर कुछ काम करते हैं, तो आपके दिमाग को पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। इससे वो लड़ो या भागो, मतलब फाइट और फ्लाइट मोड से बाहर आ जाता है। अच्छा। मनोवैज्ञानिक रॉबर्ट थायर कहते हैं कि हमारी आदतें हमारा मूड बनाती हैं। कोई एक विचार हमें परेशान नहीं करता, बल्कि उस विचार को बार बार सोचने का पैटर्न परेशान करता है। दिनचर्या उस पैटर्न को तोड़ती है। तो जब दिमाग सुरक्षित महसूस करता है, तो वो डर और चिंता से हटकर असल में किसी चीज पर ध्यान लगा सकता है। मतलब रचनात्मकता के लिए आजादी नहीं, बल्कि एक ढांचा चाहिए। बिल्कुल, और इसी से फ्लो की स्थिति बनती है, जिसका जिक्र मिहाई सिक्स-सेंट-मिहाई ने अपनी रिसर्च में किया है। फ्लो स्टेट। हाँ, फ्लो वो अवस्था है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। और ये तभी होता है जब आपका शरीर और दिमाग एक लय में होते हैं। मतलब जब शरीर को आदत हो जाती है। हाँ, जब उसे आदत हो जाती है कि सुबह 7 बजे उठना है और दोपहर 2 बजे लिखना है, तो वो प्रतिरोध करना बंद कर देता है और फिर आप आसानी से उस काम में बहने लगते हैं। ये तो कमाल है। इसी से जुड़ी एक और बात जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, वो ये कि कुछ असहज भावनाएं असल में इस बात का संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं। जैसे खोया हुआ महसूस करना। हाँ, हम सब इस भावना से नफरत करते हैं। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये एक अच्छा संकेत है। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि खोया हुआ महसूस करने का मतलब है कि आप किसी और की लिखी स्क्रिप्ट पर नहीं चल रहे हैं। अच्छा। आप उन पहले से तय कहानियों से बाहर निकल आए हैं जो समाज या परिवार ने आपके लिए बनाई थी। जब आप अपनी कहानी खुद लिखना शुरू करते हैं, तो शुरुआत में दिशाहीन और खोया हुआ महसूस करना स्वाभाविक है। इसका मतलब है कि आप वर्तमान में ज्यादा जी रहे हैं। और एक और एहसास, ये महसूस करना कि आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके अपने विचार हैं, ये तो बहुत डरावना लगता है। शुरुआत में लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। ये एहसास तभी होता है जब आप ये समझना शुरू करते हैं
कि बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि आपके विचार ही आपके अनुभव को बना रहे हैं। और जिस पल आप ये समझ जाते हैं, उसी पल आपके हाथ में कंट्रोल आ जाता है। अब आप समस्या का हल बाहर ढूंढने के बजाय अपने भीतर ढूंढना शुरू करते हैं। ये जागरूकता का पहला और सबसे जरूरी कदम है। ठीक है, तो ये सब समझने के बाद इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें, खासकर जब हम दूसरे लोगों से मिलते जुलते हैं। निबंध भावनात्मक रूप से बुद्धिमान लोगों की कुछ आदतों पर रोशनी डालते हैं। हाँ, एक आदत जो मुझे बहुत असरदार लगी वो ये है कि वो अपनी राय को तथ्य की तरह पेश नहीं करते। ये बहुत सूक्ष्म लेकिन बहुत शक्तिशाली बदलाव है। भावनात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति ये नहीं कहता वो एक बुरा इंसान है। ये एक फैक्ट की तरह लगता है। हाँ, जिस पर बहस नहीं हो सकती। इसके बजाय वो कहते हैं मेरा उसके साथ एक नकारात्मक अनुभव था। इससे संवाद की गुंजाइश बनी रहती है बिल्कुल, और सामने वाला डिफेंसिव नहीं होता। और वे अपनी बात बहुत सटीक तरीके से कहते हैं, गोल गोल घुमाने के बजाय सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, उनका मकसद कोई प्रतिक्रिया भड़काना नहीं होता, सिर्फ अपनी बात पहुंचाना होता है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, भावनात्मक रूप से मजबूत लोग यह जानते हैं कि हर भावना का कोई मतलब नहीं होता या हर भावना पर अमल करना जरूरी नहीं होता। वो अपनी भावनाओं को सिर्फ एक प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। हाँ, वास्तविकता के एक सटीक पैमाने के रूप में नहीं। वो समझते हैं कि हो सकता है आज मेरा मूड खराब है, इसलिए मुझे उस इंसान की बात ज्यादा चुभ रही है। मतलब उनकी भावनाएं उनके अपने अंदरूनी हाल से भी जुड़ी हो सकती है। बिल्कुल, वे भावनाओं को महसूस करते हैं पर भावनाओं को खुद पर हावी नहीं होने देते। और शायद इन सब में सबसे बड़ी चुनौती है जानने और करने का अंतर। द नोइंग डूइंग गैप। हाँ, हम सबको पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्वस्थ खाना चाहिए, कसरत करनी चाहिए। हम जानते सब हैं, पर करते कुछ और है। और ये हमारी ज्यादातर परेशानियों की जड़ है। निबंध इससे बाहर निकलने का एक बहुत ही अनोखा तरीका बताते हैं। क्या? वे कहते हैं कि आराम की अपनी धारणा को बदलो। जब आप सोफे पर पड़े रहने का सोचते हैं तो ये मत सोचिए कि जिम जाने में कितनी असुविधा होगी। तो क्या सोचें? इसके बजाय ये सोचिए कि अगर आप जिम नहीं गए तो लंबे समय में आपको कितनी असुविधा होगी। बीमारी, कम ऊर्जा, पछतावा। अपने दिमाग को एक्शन न लेने के दर्द का एहसास कराओ। वाह! जैसा कि निबंध में कहा गया है, एक नए तरीके से काम करना एक नए तरीके से सोचने से ज्यादा आसान है। सिर्फ सोच बदलने का इंतजार मत करो। एक्शन लेना शुरू करो। हाँ, छोटे छोटे एक्शन लेना शुरू करो, आपकी सोच अपने आप बदल जाएगी। तो इन निबंधों से हमने जो कुछ भी समझा उसका निचोड़ क्या है? मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जिंदगी में बदलाव बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। सही, ये परिस्थितियों को बदलने के बारे में कम है और अपनी सोच और खुद को बदलने के बारे में ज्यादा है। बिल्कुल, ये बात हमारी खुशी, हमारी आदतों, हमारी भावनाओं और हमारे रिश्तों सब पर लागू होती है। मुख्य संदेश यही है कि जब आप अपनी अंदरूनी दुनिया मतलब अपनी सोच और विश्वास को बदलते हैं तो आपकी बाहरी दुनिया अपने आप बदल जाती है। जैसा कि निबंध में एक जगह कहा गया है, आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वो मिलता है जिसके आप अपने विश्वास के अनुसार हकदार हैं। आज की इस बातचीत से एक आखिरी सवाल जो मेरे मन में रह गया है और मैं चाहती हूँ कि हमारे सुनने वाले भी इस पे सोचें। जरूर। निबंधों में से एक सवाल पूछता है, अगर कोई नहीं जानता कि आप अपने बाकी जीवन के साथ क्या करेंगे तो आप क्या करेंगे? सोचिए, अगर आपके किसी भी काम के लिए कोई लाइक, कोई तारीफ, कोई सामाजिक मान्यता न मिले, अगर आपका जीवन जरा भी दिखावटी न हो, तो आप अपना समय कैसे बिताएंगे? ये सोचने के लिए एक बहुत शक्तिशाली विचार है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो हमें फॉलो करना ना भूलें ताकि आप कोई भी एपिसोड मिस ना करें। लास्ट में प्लीज सपोर्ट कीजिए बुक वॉइस स्टूडियो को, सब्सक्राइब करें और हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाएं।